नमस्कार, स्वागत का न्यूज मीडिया में। मैं अविनाश सेठ। आज हम खास मुलाकात करेंगे इस विशेष इंटरव्यू में आर्किटेक्ट फिरोज खान जी, जो मुंबई के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, मुंबई के जाने माने समाज सेवक है और जो होली प्रॉफिट हाई स्कूल है मलाड में, उनके वो चेयरपर्सन भी है। जैसे कि पता है कि जब भी पूरे देश में कोरोना का महाप्रकोप था, उस समय काफी ऐसे मुंबईकर थे जो बेरोजगारी की स्थिति में थे, उनके घर में अनाज नहीं था खाने को। उस समय सर फिरोज खान जी और उनके समूहों ने पूरे मुंबई में जो हमारे गरीब परिवार है उनको अनाज बांटा, जिनको स्वास्थ्य का जरूरत था उनको स्वास्थ्य के लिए मदद किया और ऐसे अनगिनत कार्य उन्होंने किया जो हमारे मुंबईकरों के हित में था। इस खास इंटरव्यू में तमाम जो आज महाराष्ट्र और देश की समस्या है, इस विषय पर चर्चा होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सोशल मीडिया के थ्रू, जैसा फेसबुक है, मैंने देखा था आपका प्रोफाइल कि तभी कोरोना काल का महाप्रकोप था, ऐसे मुंबई के हजारों परिवार है, आपने अनाज बांटा, उनको आपने निजी घर से मदद किया है। तो सर आपका एक पर्सनल तौर पर क्या अनुभव रहा आपका जर्नी कैसा रहा इस कोरोना के समय? कोरोना का जो पीरियड गुजरा है, ये यकीनन एक बहुत बड़ी आजमाइश का पीरियड था। ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स थे। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह के हालात आएंगे। तो यकीनन बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे, लेकिन जैसा बोलते हैं ना कि हर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में लोगों को ऊपर वाला खड़ा कर देता है। तो हम लोगों ने देखे कि पूरे देश में हर जगह पर लोगों ने अपने पोजीशन से उठ के काम किया है, गरीबों की मदद की है, चाहे वो अनाज बांटने में हो या किसी का फाइनेंशियली मदद करने में हो। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि हम जहां एक्सपेक्ट कर रहे थे इस चीज में गवर्नमेंट की तरफ से जो होना चाहिए था, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखे कि बहुत बड़े पैकेजेस अनाउंस हुए, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं आया जी। तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। अगर गवर्नमेंट प्लान करके जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने का भी जो उन्होंने डिसीजन लिया, अगर वो लोगों को कुछ मोहलत देते कि भाई चलो एक हफ्ते के बाद हम लॉकडाउन करने वाले हैं या 4-5 दिन का टाइम देते कम से कम, तो एटलीस्ट जो लोग हैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते, या किसी को अपने गांव चले जाना होता वो अपने गांव चले जाता। ये एकदम अचानक करने से ये प्रॉब्लम्स और बढ़ गए जी। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज को ध्यान दे कि आप जो वक्त है इसमें वो गलती को सुधारे, जो उन्होंने नहीं किया वो आप कर ले। सर जैसे कि आपको पता है कि पिछले 120 दिन से पूरे भारत में किसान आंदोलन चालू है। जब सर मुंबई में आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन, तब आप सबसे प्रथम सीढ़ी पर, सबसे प्रथम जगहों पर आप वहां पर खड़े थे। आपने मंच संभाला, या फिर वो आजाद मैदान हो या फिर मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी, अलग अलग क्षेत्र में जहां पर मीटिंग होता था किसान आंदोलन को लेकर, आप वहां पर मौजूद थे। सर आज जो 120 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को लेकर, अभी भी हमारी जो केंद्र में सरकार बैठी है वो किसान की बातों को नहीं समझ पा रही है। आज जो हमारे किसान इतने दुख दर्द पीड़ा में जी रहे हैं, तो सर इसको आप कैसे देखते हो? और सर क्या अनुभव किया आपने? काफी जैसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहते हैं कि वो किसान नहीं है, वो अन्य पार्टी के कार्यकर्ता है। तो सर आप स्वयं बड़े बड़े आंदोलन पर उपस्थित थे, तो सर आपने क्या महसूस किया और क्या अनुभव किया आपने? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन है, भले इसे किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये आंदोलन हर किसी का है। ये आज जो किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं, हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो भी लॉज आ रहे हैं उसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर आदमी को इफेक्ट करेगा। तो ये लड़ाई सब लोगों की लड़ाई है। और जो मीडिया की बात है, तो देखो आज लोग जान चुके हैं कि ये मीडिया पेड मीडिया है, गोदी मीडिया बोलते हैं। तो ये वही चीज बता रहे हैं और वही चीज बताना चाहते हैं जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है, तस्वीर का वही रूप बताते हैं। तो ये हमेशा यानी गवर्नमेंट के अपोज में अगर कोई भी गया, अगर वो मुसलमान जाता है तो वो जिहादी हो जाता है, टेररिस्ट हो जाता है, स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो अर्बन नक्सल हो जाते हैं, किसान जाते हैं तो या तो खालिस्तानी बोल देते हैं। तो ये इन्होंने एक ब्रांडिंग शुरू कर दिया है। तो इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए, और जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम लोग सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए। और वही हम लोगों ने किया था किसान आंदोलन में। हम लोग जो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे थे, उसकी वजह यही थी कि वो हम लोग उसको अपना आंदोलन समझ रहे थे कि ये किसानों की नहीं, हमारी भी लड़ाई है। ये तो बड़ी मतलब दुख की बात है कि गवर्नमेंट इतनी बेहिस हो चुकी है कि इनको किसी की कोई परवाह नहीं है। ये फैसिज्म की निशानी है, अथॉरिटेरियन रूल जो बोलते हैं, यानी एक पब्लिक के सेंटिमेंट्स को समझना या
कोई चीज अगर हम लोग कुछ गलत कर लिया तो उसको एक्सेप्ट करना, ये चीज हमारी गवर्नमेंट में है ही नहीं जी। वो एक्सेप्ट, उनको एहसास है कि वो गलत कर रहे हैं, और नहीं होगा तो भी लोगों ने एहसास दिला दिया कि तुम ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ये वापस आने के मूड में रहते ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि हमने जो स्टेप लिया है वो सही है, और वो लोगों पे थोपा जाए, फिर वो लोगों के नाम पे ये भाई यही बताएं कि लोगों को कि तुम्हारा फायदा है, जबकि लोग बोलेंगे भाई हमारा नुकसान है। तो ये जबरदस्ती थोपने की जो नीति है ये बहुत दिनों से चले आ रही है, और इस चीज को हम लोगों को अपोज करना चाहिए। और ये किसान का जो मुद्दा है, अभी इन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया है बहुत सारी चीजें, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में जैसा देखा गया, अभी वो न्यूज से एकदम हट गया जी। लेकिन ऊपर वाले की ये है कि वो जो किसान है वो डटे हुए हैं। उन्होंने तो मैंने देखा गया वो पक्का स्ट्रक्चर्स बनाने लग गए कि वो उस चीज की तैयारी है कि भाई हमको लंबी लड़ाई लड़ना है, तो वो उसके लिए तैयार है। और मुझे यकीन है और ऊपर वाले से उम्मीद है कि उन लोगों को इंसाफ मिलेगा और ये कानून इन लोग वापस लेंगे जी। आप रहते हो मुंबई में, आपका कार्यालय भी मुंबई में है, तो सर तभी जो हमारे किसान भाई है जो अहमदनगर नागपुर से आए थे, कुछ तभी आजाद मैदान में आंदोलन हुआ था सर, जो पंजाब से भी किसान आए थे, तो सर क्या संवाद आपका हुआ और वो आपसे क्या बात करते थे, ये लोगों का सवाल है, हम उनके दिल में क्या बात है? किसान बहुत ही मतलब चिंतित है बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा उन लोग डरे हुए भी है। उनको ये है कि हमारा जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वो छिन जाएगा, इनफैक्ट उनकी जमीनें छीनने तक का उनको डर है जी। उनको ऐसे भी बेचारों की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। मैं पंजाब के फार्मर्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग जहाँ महाराष्ट्र के और यहाँ के लोगों की बात करते हैं तो इनकी कंडीशंस तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये है। अब उनके पास बची कुछ जमीनें हैं, तो उनको तो ये डर है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इसके जो लॉज है उसके तहत ये कहीं है, हम उससे भी नहीं हाथ धो बैठे। और मैं समझता हूँ कि सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए और ये वापस लेना चाहिए सारे कानून जी। तभी हम धर्म के बारे में बात करेंगे सर, जैसे कि हमारा बाइबल है, आपका कुरान है, तो सर बाइबल कुरान में लिखा गया कि आप कोई भी जो आयत है वर्सेस है उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। हाल ही में सर वसीम रिजवी का जो मसला है, उन्होंने कहा था कि कुरान से कुछ आयत है उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, निकालना चाहिए, और सर पूरे देश में इस नकारात्मक सोच लोगों के हृदय में जागृत हुआ, और सर मीडिया ने भी इस गलत फ्रेम किया इसको। सर इसको कैसे देखते हो? ना ये सारा मीडिया का ही बना हुआ। वसीम रिजवी कौन होता है जी? ये जो किताब है ये अल्लाह ताला की उतारी किताब है, और इसकी जिम्मेदारी भी, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने खुद लिया है कि ये आखिर तक के इसमें कोई रद्दोबदल होगा नहीं, ये चाहे जितनी कोशिश कर लो। और जो ना तक वसीम रिजवी का मामला है, ये मेयर एक पॉन है। आपको याद होगा इसके पहले आरएसएस वालों ने 24 वर्सेस के खिलाफ इन्होंने शायद ये किया था, अब इन्होंने उसको और 2 बढ़ा के कर दिया है। लेकिन ये सारी चीजें कुछ नहीं है, मीडिया का बनाया हुआ है। अब कोई भी आदमी उठ के कुछ भी बोल देगा तो उसको इतना इम्पोर्टेंस देना भी नहीं चाहिए। अफसोस की बात है कि पिटीशन वगैरह इन लोग कैसे इसको एडमिट करते हैं, बल्कि इनके खिलाफ तो जो एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इनको कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने का, किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पॉलिटिकल या जो रिलीजियस एटमॉस्फेयर है हमारे इधर, जो एक शांत एटमॉस्फेयर है, उसमें और आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। तभी मोदी जी अब 2014 में चुनावी प्रचार कर रहे थे, चुनावी अभियान चालू था, तो उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष हम भारत के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रदान करेंगे। परंतु सर तभी लॉकडाउन हुआ, जीएसटी हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, फिर अभी लॉकडाउन हुआ, तो सर जो हमारे यूथ, हमारे युवा वो जो रोजगार में भी थे, उन आज बेरोजगारी का आलम पूरे देश में है। 2 करोड़ जो रोजगार है वो तो गया ही, परंतु जिनके पास रोजगार था वो भी छीना गया। आज जो सर हमारे यूथ है आज एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में, तो सर उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हम लोग ये गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। ये इनकी जो नीति है पूरी कॉमन मैन और मिडिल क्लास मैन के बिल्कुल विरोध में है, और ये सिर्फ जैसा बताया ना कि हम दो और हमारा दो, तो ये चारों के लिए ही ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनको किसी की कोई फिक्र नहीं है, एम्प्लॉयमेंट हो या कुछ भी हो। ये चाह रहे कि सारा देश बेच के ये 2 लोगों के हाथ में दे दिया जाए और बाकी ये आराम से राज करते रहे। दूसरा बात यह है कि वो लोगों को, उनकी ये प्लानिंग है कि लोगों को इतना पावरलेस बना दे, उनके पास न पैसा रहे न पावर रहे, तो वो आसानी से वो आगे राज करते रहे। और
बहुत ज्यादा इसकी ये बात नहीं होगी कि ये डेमोक्रेसी को भी खत्म करना चाह रहे हैं। जैसे हम लोगों का अंदेशा लग रहा है कि ये चाह रहे हैं कि यहाँ से डेमोक्रेसी चले जाए, 1 मैन 1 पार्टी 1 रूल, बस ऐसी ये सिचुएशन पे आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो खासकर हमारा जो यूथ है उनसे मैं चाहूंगा कि ये जो धार्मिक भावना में ये लोगों को उलझा के रखा है, और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बहुत सारे भाई सिर्फ मोदी को इसलिए वोट दे रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। उसके अलावा और बाकी सारी चीजें बोले ठीक है, इकोनॉमी की हो रहा है, वो हो रहा है, वो सारी चीजें चलेंगे, लेकिन मुसलमानों को तो टाइट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों में उठ के देखना चाहिए कि भाई तुम्हारा नुकसान कहाँ है। आज इकोनॉमी अगर गिरती है तो हमारा नुकसान हो रहा है, हर कोई परेशान है। तो जब तक हम लोग इससे उठ के नहीं देखेंगे और धार्मिक भावना को छोड़ के वोटिंग नहीं करेंगे, तब तक ये मसला चलते रहेगा। तो मैं यूथ से यही अपील करूंगा कि उन लोग इंट्रोस्पेक्ट करें और सोचे इसके बारे में कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे तो हम कम से कम 10-15 साल पीछे चले गए। हमारी इकोनॉमी जो है उनको जो एक आगे एक डेवलपिंग नेशन के इससे भी बाहर हो गए। हमारी जीडीपी इतनी पीछे हो गई है, आज हमसे बांग्लादेश ओवरटेक करने जा रहे हैं। ये जो ट्रेंड है अभी, जैसे हम लोग ने वो सीए और एनआरसी का चल रहा था, वो बांग्लादेशियों को टारगेट करने का ये था कि बांग्लादेश से बहुत घुसपैठी आ रहे थे। लेकिन अभी आप हालात देखेंगे तो अभी ऐसा हो रहा है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहे हैं। अगर 100 बांग्लादेशी इंडिया में आ रहे हैं तो 200 इंडियंस बांग्लादेश में जा रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिख रही है, वहाँ इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है। तो ये हमारे यूथ को समझना चाहिए। और अभी जितने भी इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें जाके देखें कि कोई कौन सी पार्टी है जो हमको अच्छा रोजगार दे सकती है, अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकती है। न कि हम मंदिर मस्जिद के मामलों में और ट्रिपल तलाक के मामले में उलझा के लोगों को बेवकूफ बना के और पूरी इकोनॉमी का सत्यानाश जो कर रहे हैं वो चीज नहीं हो। तो यूथ को आगे बढ़ के इस पर ध्यान देना चाहिए और प्रोग्रेसिव कैंडिडेट, जो सेक्युलर कैंडिडेट्स है, जो डेवलपमेंट की बात करे, एजुकेशन की बात करे, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, ना कि जो कम्युनल बातें करे उन लोगों को वोट करे। क्या सूचना, क्या संदेश रहेगा आपका महाराष्ट्र के रहवासियों के लिए, देशवासियों के लिए कि देश में अमन और शांति बनाए रहे? बेशक मैं चाहूंगा कि जो हमारी इतने सालों की परंपरा रही है उस चीज को बरकरार रखें। आज हमने देख रहे हैं कि लोगों ने माहौल बहुत खराब किया, लेकिन मुझे यकीन है और ऊपर वाले से पूरा विश्वास है कि वो ये जो पहला जो माहौल था वो वापस आएगा। जो अमन और भाईचारे की जो थी हमारे देश में, जो गंगा जमुना तहजीब का जिसका हम लोग जिक्र करते थे, वो इंशाल्लाह वापस आएगा। ये एक फेज है, इस फेज से हमको निकलना होगा। लेकिन यह है कि हम लोग उसके लिए कोशिश भी करना पड़ेगी, एक दूसरे से मुलाकात करके, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके, एक दूसरे के मजहब के बारे में जानकर, एक दूसरे की किताबों के बारे में, और मीडिया और उस पर ना ध्यान दें। अगर किसी को कोई, जैसे मुस्लिम भाई को किसी हिंदू भाई से कुछ पूछना है तो वो डायरेक्ट उससे जाके सवाल करके भाई तुम्हारे इसमें क्या है। सेम अगर कोई हिंदू भाई को मुस्लिम से कुछ पूछना है तो वो डायरेक्ट जाके, ना कि ये जो मीडिया है और जैसे हमारे संघ परिवार है, ये लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन और हेट कैंपेन चला रहे उससे बचना चाहिए और उसके अगेंस्ट में चल के हम लोग को भाईचारगी और अमन का पैगाम देना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खास मुलाकात के लिए। थैंक यू सो मच।